ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप की सत्ता वापसी से पहले बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने का मन बना लिया है। यूरोपीय देशों का मानना है कि ट्रंप के आते ही यूक्रेन के लिए समर्थन कम होने वाला है और सरेंडर से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है। खबरें यह भी हैं कि यूरोप के बड़े देश और छोटे नाटो सदस्य एक संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रखेगा। इस प्लान की भनक लगते ही रूस ने एटमी तैनाती शुरू कर दी है। इसके साथ ही धमकी दी गई है कि मॉस्को पर मिसाइल हमले हुए तो रूसी मिसाइलों से अमेरिका में एटमी सुनामी आ जाएगी। देखिए क्या है बाइडेन का प्लान और पुतिन ने कहां-कहां तैनात किए हैं एटमी हथियार। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी यूरोप विदेश नीति और यूक्रेन रक्षा की प्रतिबद्धता पर अडिग हो गए हैं। यूरोप के कई देश ये मान रहे हैं कि ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिलनी बंद हो जाएगी और उससे पहले ही बाइडेन से बात करके रूस की धरती पर हमले शुरू करा दिए जाएं। रूसी सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट है कि फ्रांस, यूके और बाइडेन मिलकर रूस के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूरोप के कुछ नेता ट्रंप की वापसी से पहले युद्ध भड़काने की तैयारी कर रहे हैं। जंग को उस मोड़ पर ले जाने की तैयारी है जहां युद्ध विराम की संभावना खत्म हो जाए। बाइडेन का प्लान यही है और ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट से भी इस आशंका को मजबूती मिल रही है। दावा है कि बाइडेन बहुत जल्द यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे सकते हैं। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बाइडेन से बात करने वाले हैं। इस बातचीत में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि अमेरिका की यूरोप विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए बाइडेन इस पर सहमत हो सकते हैं। यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप की वापसी के साथ ही यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो जाएगी। इससे पहले ही युद्ध को उस फेज पे पहुंचा दिया जाए जहां यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखना ट्रंप की मजबूरी हो जाए। यूक्रेन का पड़ोसी देश और रूस का अगला टारगेट पोलैंड भी इस मुद्दे पर सहमत है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूके, फ्रांस और यूरोप के नेटो देशों को मिलकर संगठन बनाना चाहिए। ये संगठन ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन को मदद जारी रखे। इस मुद्दे पर टस्क फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश पीएम स्टारमर से बात करने वाले हैं। इसके साथ ही नेटो प्रमुख मार्क रूटे से भी बात की जाएगी। यूरोपीय देशों के इस प्लान पर रूस ने कहा है कि यूक्रेन के जो मित्र देश जंग भड़काने की कोशिश में हैं, वो याद रखें कि बिगड़े हालात उनके लिए भी संकट बन सकते हैं। यूरोप और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए पुतिन ने अपनी नौसेना का एक्शन भी शुरू कर दिया है।
और रूस ने यूरोप के देशों पर हाइपरसोनिक व्यू रचना शुरू कर दी है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने फ्रांस, यूके और जर्मनी के करीब इंग्लिश चैनल में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। रूस की यह हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से इस मिसाइल को किसी भी डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना असंभव है। इसके साथ ही रूस ने यूएस के करीब अटलांटिक महासागर में भी अपनी नौसेना भेज दी है। रूसी फ्रिगेट यहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। समुद्र में बनाए गए मॉक टारगेट पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी सबमरीन भी इस ड्रिल में शामिल है और लॉन्ग रेंज हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। पुतिन ने समंदर से हमले की तैयारी कर ली है, तो इसके साथ ही जमीन से भी परमाणु हमले की तैयारी तेज कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली है कि रूस ने R-30 बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती प्रक्रिया और लोडिंग तेज कर दी है। ये तस्वीर रूस के एक बेस की है जिस पर 4 बुलावा मिसाइल के ट्रक नजर आ रहे हैं। इन ट्रकों पर बुलावा मिसाइलें लोड करके अलग अलग लॉन्चिंग साइट पर भेजी जा रही हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी रूस ने बुलावा मिसाइल से परमाणु हमले का अभ्यास किया था। 30 अक्टूबर को रूस ने ओखोत्स्क सागर के करीब से बुलावा मिसाइल लॉन्च की थी। इस मिसाइल की रेंज 8,300 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 10 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। ये सभी वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। रूस की इस तैयारी के साथ ही राष्ट्रीय मीडिया प्रसारण में अमेरिका के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि राष्ट्रपति बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और रूस को दुश्मनों के खात्मे के लिए तैयार रहना चाहिए। व्लादिमीर सोलोव्योव ने धमकी दी है कि अमेरिका को एटमी सुनामी से तबाह कर दिया जाएगा। सोलोव्योव ने कहा है कि अमेरिका रूस को अल्टीमेटम देने का दुस्साहस न करे। ऐसा होता है तो रूस को अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले करने चाहिए। उसके सैन्य बेस, परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाएंगे। अमेरिका के बांध तबाह कर दिए जाएंगे और वो एटमी सुनामी में बह जाएगा। ट्रंप की वापसी से जहां नेटो देशों के बीच भरोसे की डोर कमजोर हो रही है, वहीं पुतिन का गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। किम ने अपनी सेना यूक्रेन में पुतिन की जंग लड़ने के लिए उतार दी है। इसके साथ ही किम ने राज्य आदेश पर हस्ताक्षर करके रूस के साथ हमेशा के लिए सैन्य सहयोग समझौता फाइनल कर दिया है। दस नवंबर को किम जोंग ने प्योंगयांग में समग्र सैन्य सहयोग राज्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इसकी आर्टिकल 4 के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे को मदद देंगे। इसका मतलब है कि किसी भी देश पर हमला हुआ तो दूसरा अपनी पूरी सामरिक शक्ति उसकी मदद के लिए प्रयोग करेगा।
6 नवंबर को पुतिन ने सोची के भाषण में कहा था कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और ट्रंप की वापसी से उसके आसार नजर आने लगे। ऐसे में अगर बाइडेन और यूरोप के देशों ने मिलकर जंग भड़काने की कोशिश की तो नए वर्ल्ड ऑर्डर के पोतेंट समर्थक देश भी जंग में उतर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अभी इजराइल पर हिज्ब के हमले, हाइफा में जोरदार धमाकों की आवाज। हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागे रॉकेट। בסיס חיל האוויר רמת דוד, יירוטים. בסיס חיל האוויר רמת דוד, יירוטים. וואי. और ट्रंप की वापसी के साथ ही इजराइल ने ईरान को एटमी शक्ति बनने से रोकने का प्लान तैयार कर लिया। माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल के लिए वरदान बनकर आई है। ट्रंप ईरान पर कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक दबाव बढ़ाने वाले हैं। इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि ईरान को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन दोनों मोर्चों पर तबाह करने का यह सबसे सटीक समय है। तेल अवीव से संकेत मिल रहे हैं कि ईरान पर 26 अक्टूबर से बड़े हमलों की तैयारी हो चुकी है और इस बार ईरान परमाणु संयंत्र भी निशाने पर है। देखिए ट्रंप की वापसी से कैसे अरब के समीकरण बदलने लगे हैं और इजराइल कैसे ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। וטוב שהיא קמה. ידידי וחברי שר החוץ, שר. פירוט אונها هستند در این صحنه. दुनिया में जितने भी वॉर फ्रंट हैं उनकी दिशा दशा और भविष्य वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस से तय किए जाते हैं और इस ऑफिस का कार्यभार डोनाल्ड ट्रंप संभालने वाले हैं। ट्रंप की जीत के साथ ही इजरायल का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ गया है क्योंकि बाइडेन ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को कभी लागू नहीं होने दिया। בכך שהג'יהאד האסלאמי ולא צה"ל הוא זה שירה את הטיל. माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाने की नीति पर अमल करेंगे और इजरायल को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहने वाले हैं। जबकि बाइडेन अरब के समीकरण साधने के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ इजरायल का साथ देते रहे। नेतन्याहू गाजा के राफा पर नियंत्रण चाहते हैं और बाइडेन इसका विरोध करते रहे। नेतन्याहू नसरल्ला पर हमले के पक्ष में थे और बाइडेन नसरल्ला पर हमले के विरोध में थे। बाइडेन गाजा में राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के विरोध में थे और नेतन्याहू ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसीलिए बाइडेन ने नेतन्याहू को झूठा और मक्कार कहा था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की वापसी से परिस्थितियां इजरायल के पक्ष में होने वाली हैं। यूरोप के कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि अरब में तूफान आने वाला है और अब ईरान के नेताओं को सोते हुए भी एक आंख खोली रखनी होगी। ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं। इजरायल के नए रक्षा मंत्री और नेतन्याहू के करीबी इजराइल काट्स ने कहा है कि ईरान पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हमले करने का सटीक समय आ गया है। इस वक्त ईरान सबसे कमजोर हालत में है। उसके परमाणु संयंत्रों पर हमले करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। लेबनान में युद्ध विराम करना अभी सही रणनीतिक फैसला नहीं होगा। इजरायल के अस्तित्व पर खतरा बनने वाले हर दुश्मन को मिटा दिया जाए। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान का मतलब है कि अब ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का समय है और लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। भले ही इस जंग में लेबनान का अस्तित्व खत्म हो जाए।
रिपोर्ट है कि 26 अक्टूबर को जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए, तब भी नेतन्याहू पर आंतरिक दबाव था कि ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले किए जाएं। लेकिन ऐसा कदम बाइडेन की रेड लाइन क्रॉस करना होता। 26 अक्टूबर के ऑपरेशन से पहले इजराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नेतन्याहू से संपर्क किया था। नेफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने नेतन्याहू से ईरानी न्यूक्लियर सेंटर पर हमले की अपील की थी। तब सेना को सिर्फ पीस मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम सेंटर पर हमले का आदेश दिया गया था। फिलहाल नेता विपक्ष यार लैपिड ने तब नेतन्याहू के इस ऑपरेशन की आलोचना की थी और कहा था कि ऑपरेशन सिर्फ दिखावटी रहा। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही यह माना जा रहा है कि इजराइल अगले ऑपरेशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए हमले कर सकता है। ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरान भी बड़े हमलों की आशंका में है और डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के एक सांसद इब्राहिम रिजाई ने जानकारी दी है कि 26 अक्टूबर को इजरायली हमलों में नष्ट डिफेंस सिस्टम ठीक कर दिए गए हैं, क्योंकि इजरायली हमले में ईरानी डिफेंस सिस्टम को मामूली नुकसान पहुंचा था। डिफेंसिव तैनाती करने के साथ साथ ईरान ने इजरायली हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ने राजधानी तेहरान में एक डिफेंस सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया है। सिटी सेंटर से शुरू होकर यह सुरंग इमाम खोमैनी अस्पताल तक जाएगी। इस सुरंग से अंडरग्राउंड मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। ईरान हमलों से बचने की तैयारी में जुटा है और ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में अमेरिका के समीकरण बिगड़ने लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा युद्ध के दौरान भी सऊदी अरब को साधे रखने की कोशिश की, लेकिन अब सऊदी अरब ने ईरान का खुला समर्थन शुरू कर दिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को नरसंहार का दोषी बताया है। इसके साथ ही कहा है कि इजराइल को ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। सलमान ने कहा है कि इजराइल को ईरान के साथ जंग नहीं भड़कानी चाहिए। ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में डिप्लोमेसी की लहर उलटने लगी है और अगर ऐसे हालात में इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बारूद बरसाया तो अरब में महासंग्राम का विस्फोट तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और खमनई ने धमकी दी और उसके कुछ वक्त बाद ही ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में इजराइल के साथ अमेरिका ने सीरिया से लेकर यमन तक तबाही मचा दी। लेकिन यह सिर्फ महायुद्ध का संकेत है कि तबाही का दायरा अरब में कितना फैल चुका है। खास तौर से पेंटागन और मोसाद की बेचैनी तब से बढ़ गई है जब से हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की खेप पहुंची है। इसके अलावा ईरानी प्रॉक्सी के पास लगातार मिसाइल पहुंचना इस बात का अंदेशा है कि इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। इजराइल बड़े संकट में घिर चुका है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं और उनके हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि अब इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। हूती ने दावा किया है कि उसने 2 हाइपरसोनिक मिसाइल नाहल सोरेक बेस पर दागी, जो तेल अवीव के पास जाफा में पड़ता है। इस हमले का वीडियो भी हूती ने जारी किया है। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन लगातार ताकतवर हो रहे हैं। उन्हें ईरान और रूस से हथियार मिल रहे हैं। हाइपरसोनिक ताकत से लैस होना ईरानी प्रॉक्सी की बढ़ती ताकत को दिखाता है। ऐसे कई और हमले ईरानी प्रॉक्सी ने किए हैं।
हालांकि जवाब देने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन आ गए हैं। उन्होंने 4 अलग अलग प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले किए। तीनों के फाइटर जेट ने इतने बम बरसाए जिससे कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। सीरिया, लेबनान, गाजा और यमन में हमले किए गए। कई जगहों पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये पूर्वी सीरिया में तबाही की तस्वीरें हैं जब ब्रिटेन और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए इराकी रेजिस्टेंस के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अल फजा ठिकाना पूरी तरह खाक हो गया। जवाबी हमला करके इजराइल और अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी इतने बड़े हमले कैसे कर पा रहे हैं? क्यों इजराइल का डिफेंस नाकाम साबित हो रहा है? एक तरफ 2 फ्रंट से हिजबुल्ला हमले कर रहा है। गोलन हाइट्स फ्रंट पर इस्लामिक रेजिस्टेंस उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला अंडरग्राउंड मिसाइल साइट से हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्ला ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। हमलों के लिए हिजबुल्ला ने फादी और नस्र मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ हिजबुल्ला ही नहीं, हूती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हूती ने लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमले किए, जबकि इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसमें तेल अवीव में बड़ा नुकसान हुआ है। यानी ईरानी प्रॉक्सी के पास लगातार मिसाइलों की खेप पहुंच रही है। इजराइल ने भी दावा किया है कि कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी। इस बीच खामनेई ने धमकी दी है कि अगर इजराइल गाजा में युद्ध विराम नहीं करता है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकता तो उसे भारी तबाही के लिए तैयार रहना होगा। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करेंगे। इस्लामिक रेजिस्टेंस को हमले की कमान सौंपी गई है, जिससे सीरिया और इराक का फ्रंट भी खुल गया है। यानी अब इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के जाल में घिर गया है। भीषण हमले शुरू हो गए हैं। इस नए पैटर्न के युद्ध का मुकाबला करने के लिए इजराइल में सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें पेंटागन को भी शामिल किया गया है और सीरिया पर हमले करके पैटर्न का पहला पलटवार दिखा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने में अभी वक्त है, लेकिन ट्रंप समर्थकों से ज्यादा बेंजामिन सरकार के मंत्री उत्साहित हैं। इजरायली मंत्रियों ने एक नई मुहिम छेड़ दी है और इसके सेंटर में है वेस्ट बैंक। दरअसल इजरायल को यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वेस्ट बैंक पर स्वामित्व की हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन सवाल है कि बेंजामिन के इस भरोसे की वजह क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या वेस्ट बैंक का हाल भी गाजा जैसा होने वाला है? क्या इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे की जंग शुरू करने वाला है? इन सभी सवालों की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, और इस जीत से बढ़े बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रियों के हौसले। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ जनवरी में लेंगे, लेकिन इजरायली मिनिस्टर्स के बयान और हौसले बता रहे हैं कि आईडीएफ किसी भी वक्त वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए चढ़ाई शुरू कर सकती है।
दरअसल बीते 48 घंटों में इजराइल से दो बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए कहा, चुनाव के दौरान मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात हुई है। जिसके 24 घंटे बाद इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक पर बयान देते हुए कहा, वेस्ट बैंक पर इजरायली प्रभुत्व का वक्त आ चुका है। साफ है, इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि अमेरिका में आने वाली ट्रंप सरकार उसे वेस्ट बैंक पर पूर्ण कब्जे और प्रभुत्व जमाने के लिए हरी झंडी दे सकती है। इजरायली मंत्रियों ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का नैरेटिव सेट करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है। हाल ही में इजरायली विदेश मंत्री ने भी अपने बयान में फिलिस्तीन के स्थापना तक को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण सच नहीं है, क्योंकि ये एक हमास राज्य होगा। बेंजामिन मंत्रियों के हौसले बुलंद होने की वजह ट्रंप का ईरान विरोध रुख है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, जिसके लिए उसके प्रॉक्सी को खत्म करना जरूरी है। ऐसे में इजराइल को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन से उसे हर मनमानी की छूट मिल सकती है। इसी का फायदा उठाकर वो वेस्ट बैंक पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। इधर ट्रंप की जीत के साथ ही गाजा में जंग और तेज हो गई है। इजराइल ने गाजा में बमबारी तेज कर दी है। ये बेतलाहिया की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल ने शरणार्थी कैंपों पर बम बरसाए, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। ये खान यूनिस की तस्वीरें हैं, जहां अल मवासी बॉर्डर के पास इजराइल ने बमबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जबालिया में रेफ्यूजी कैंपों पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 15 लोग मारे गए। एक तरफ इजराइल गाजा में भीषण हमले कर रहा है, वहीं अब उसके निशाने पर रेड क्रॉस सोसाइटी है। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने रेड क्रॉस को गाजा में मदद पहुंचाने पर रोक लगा दी है, यानी अब उसके संगठन गाजा में मदद नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे पहले इजराइल ने UNRWA पर गाजा में रोक लगा दी थी। साफ है, बेंजामिन नेतन्याहू हर हाल में हमास का पूर्ण सफाया चाहते हैं, जिसके लिए उनकी नजर गाजा के साथ ही वेस्ट बैंक पर भी है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें हजारों मासूम लोगों की बलि ही क्यों न लेनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल में एक सेक्स स्कैंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होने से हड़कंप मच गया है। यह वीडियो इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री बेना गेट्स का बताया जा रहा है। एक वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू के करीब रहे गेट्स अब बेंजामिन के विरोधी खेमे में जा पहुंचे। ऐसे में बेंजामिन के बढ़ते विरोध के बीच गेट्स के स्कैंडल वीडियो लीक होना किसी बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा करता है। हालांकि अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वीडियो लीक कराने के पीछे ईरान का हाथ है। इजराइल लगातार गाजा और लेबनान में हमले कर रहा है। भीषण युद्ध जारी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध नीति का भी जमकर विरोध हो रहा है, यानी इजराइल कई संकट में घिरा है। इस बीच इजराइल में एक और संकट शुरू हो गया है। बेंजामिन सरकार में रक्षा मंत्री रहे बेनी गेट्स का एक वीडियो लीक हुआ है, जिसमें उनकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने बेनी गेट्स का मोबाइल हैक किया, जिससे वीडियो लीक हो गया। वीडियो में गेट्स बेंजामिन की पर्सनल फिजिशियन के साथ दिख रहे हैं। इजराइल में इसे सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है। बेनी गेट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे लेकर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। बेनी गेट्स 2020 से 2022 तक रक्षा मंत्री रहे थे। साथ ही 2021 से 2022 तक वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद भी संभाल चुके हैं। इससे पहले 2011 से 2015 तक IDF चीफ भी रह चुके हैं। साथ ही वो बेंजामिन की वॉर कैबिनेट के भी सदस्य थे। बेनी गेट्स की सेक्स स्कैंडल का वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वीडियो लीक के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू भी हो सकते हैं, क्योंकि गेट्स बेंजामिन विरोधी खेमे से आते हैं और योआव गैलेंट के करीबी हैं।
हाल ही में युवा गैलेंट को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया और अब पूर्व रक्षा मंत्री का सेक्स स्कैंडल का वीडियो लीक हुआ है। बेंजामिन सरकार में दोनों ही रक्षा मंत्री रह चुके हैं। दोनों बेंजामिन की युद्ध नीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके अलावा दोनों को बेंजामिन के कई सीक्रेट भी पता हो सकते हैं और दोनों साथ मिलकर बेंजामिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे वक्त में स्कैंडल का सामने आना बेंजामिन के बढ़ते आक्रोश से भी ध्यान हटा सकता है। साथ ही गेट्स भी बेदाग नहीं रहेंगे। ऐसे में बेंजामिन विरोध के संकट से निकल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास भर है। अभी इस मामले में काफी कुछ होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 424 साल पुराने एक हीरे को लेकर कतर के शाही परिवार आमने सामने आ चुके हैं। ये लड़ाई लंदन के कोर्ट में चल रही है। सवाल है कि इस हीरे में ऐसा क्या है जो कतर के शाही परिवार आपस में भिड़ गए। इस रिपोर्ट में देखिए। साल 1973 में न्यूयॉर्क में एक नीलामी हुई जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी और इसकी वजह थी ये बेशकीमती हीरा। इस हीरे को कतर के शाही परिवार ने खरीदा, लेकिन यही कतर के शाही परिवार में कलह की वजह बन गया है। इस हीरे का नाम आइडल्स आई है, जिसे 1600 में भारत में खोजा गया था। 1973 में इसे कतर के शाही परिवार ने न्यूयॉर्क से खरीदा था। अब इस हीरे को लेकर कतर के शासक शेख तमीम अल थानी का परिवार कोर्ट में जंग लड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि इस झगड़े की वजह क्या है। दरअसल इस हीरे का स्वामित्व QIPCO कंपनी के पास है, जो शेख हमद अल थानी की कंपनी है। शेख हमद अल थानी कतर के शासक के चचेरे भाई हैं। उन्हें यह हीरा शेख सऊदी ने उधार दिया था, जिसके साथ ही दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि QIPCO इस हीरे को शेख सऊदी के परिवार से खरीद सकता है। – 2014 में शेख सऊदी की मौत हो गई और शेख सऊदी की कंपनी एलेनिस होल्डिंग्स ने यह हीरा QIPCO को दे दिया। अब एलेनिस होल्डिंग्स का स्वामित्व अल थानी फाउंडेशन के पास है, जो शेख सऊदी की बीवी और उनके 3 बच्चों के पास है। अब विवाद इस हीरे की सही कीमत को लेकर है। QIPCO का कहना है कि हीरे की डील $10 मिलियन में हुई थी, जबकि एलेनिस होल्डिंग्स का दावा है कि इसकी कीमत $27 मिलियन है। जिसके बाद मामला लंदन की कोर्ट में जा चुका है और फिलहाल शाही परिवार के दोनों सदस्य हीरे को लेकर केस लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सर्दियों में यूक्रेन के संपूर्ण संहार के लिए व्लादिमीर पुतिन ने नया प्लान बनाया है। वो टारगेट फिक्स कर लिए गए हैं जहां सबसे पहले और विध्वंसक हमले किए जाने हैं। एक बड़ी प्लानिंग के तहत क्रेमलिन ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया है। अचानक से रूस के तेवर आक्रामक हो गए हैं। अब वो कुर्स्क से भी यूक्रेन को खदेड़ेगा और उन तमाम इलाकों पर भी संपूर्ण कब्जा करेगा जिनको लेकर पुतिन ने ब्लूप्रिंट बनाया है। आखिर क्या है पुतिन का नया प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। यूरोप में समीकरण बदलने का अंदेशा है, क्योंकि ट्रंप की सत्ता में वापसी हो चुकी है। अब पुतिन ने युद्ध नीति बदल दी है। और उन दोनों इलाकों पर भीषण तबाही मचाने की तैयारी है। यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की तैयारी है। पहला सेंटर पॉइंट है रूस का कुर्स्क।
यहाँ रूसी सैनिक फिर से कब्जा करके यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेलने की तैयारी में हैं। जबकि दूसरा सेंटर पॉइंट है साउथ ईस्ट यूक्रेन, जिसके कई इलाकों पर रूस संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। वो इलाके हैं खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा। यानी रूस काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके अपना प्लान का पहला स्टेप बढ़ाया था, जबकि अब 2024 में उसने दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा करने का इरादा जाहिर कर दिया है। काले सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कटने का मतलब है कि फिर काले सागर पर रूस का वर्चस्व कायम हो जाएगा। फिर पूर्वी यूरोप में बिना रूस की इजाजत के एंट्री नामुमकिन हो जाएगी। यही वजह भी है जब से काला सागर में रूस यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, यूक्रेन का हजारों टन अनाज सड़ गया, क्योंकि रूस ने अनाज बाहर ले जाने के लिए यूक्रेन का रूट नहीं दिया। ना ही उसने दूसरे मुल्कों को इस रास्ते से आने की मंजूरी दी, क्योंकि रूस ग्रेन डील खत्म कर चुका है। एक तरफ काला सागर में रूस ने दोबारा से युद्धपोत की तैनाती कर दी है, जिससे वो साउथ ईस्ट यूक्रेन पर समंदर से हमला कर सके, और दूसरी तरफ जमीन पर उसके सैनिकों को सपोर्ट मिल सके। वहीं रूस ने कुर्स्क में अपनी टैंक बटालियन उतार दी, जबकि ड्रोन से पहले ही हमले किए जा रहे हैं। यानी कुर्स्क में कोहराम मचा हुआ है। पुतिन ने कुर्स्क जीतने को नई टाइमलाइन बना दिया है। इसमें यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का विकल्प भी रखा गया है। लंबे समय से कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, क्योंकि उनको हथियार और रसद की खेप मिलने में देरी हो रही है। रूस को अंदाजा हो गया है कि आमने सामने की जंग से बेहतर प्रॉक्सी हमले किए जाएं। इसी वजह से कुर्स्क में रूसी सेना हावी हो रही है। जबकि एक वक्त में यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क एटमी प्लांट तक जा पहुंचे थे, जबकि अब रूसी सैनिकों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया है। यूक्रेन अब कई कमियों से जूझ रहा है, जो उसकी हार की वजह बन सकती है। हथियारों की कमी, लंबे वक्त से युद्ध, हौसले की कमी, टारगेट की जानकारी नहीं, अमेरिका के हाथ खींचने का अंदेशा। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकी, तो नेटो देश भी ऐसा कर सकते हैं। यानी ज़ेलेंस्की का नेटो का सदस्य देश बनने का सपना टूटने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपनी नई रणनीति का पहला स्टेप चल दिया है। उधर यूक्रेनी संसद ने सैनिकों की कमी की वजह से एक नया फैसला लिया है। अब महिला सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात की जा रही है।